हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे बिहार बोर्ड में पूछा गया सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था। चलिए यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, है ना। वास्तविक क्रांति दो भागों में हुई थी, एक मार्च 1917 ईस्वी में, दूसरा अक्टूबर 1917 में। यह विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जार निकोलस द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ था तथा रूसी सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, जिनका नाम था फार्नो फायरस डी एड्रेट्स जुआंग। हिंद चीन के मतलब होता है वह क्षेत्र जो भारत और चीन के बीच में हो, जिसमें तिब्बत, भूटान और नेपाल जैसे देश आते हैं। इन क्षेत्रों को हिंद चीन ट्रेड रूट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ऐसे तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था, बट यह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवर के द्वारा किया गया था। अब इस पर थोड़ा देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 ईस्वी में हुई थी। वह दिन विजयदशमी का दिन था, जिसको हम लोग दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय नागपुर है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड की सभी स्त्री को मत देने का अधिकार मिल गया था। 1918 के पहले इंग्लैंड की महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो वह है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग अभी समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही जवाब है रेशम मार्ग। दोस्तों, रेशम मार्ग है क्या? रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। और रेशम चीन में एक स्थान का नाम है रेशम, वहीं से रेशम व्यापार होता था, इसलिए उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसका सही जवाब है फासीवादी और नजीवाद शासन, है ना। इतिहास में आर्थिक संकट को महामंदी या भीषण मंदी के नाम से जाना जाता है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी 1928 से लेकर 1934 के बीच में, जो पूरा वर्ल्ड में इतना बड़ा आर्थिक संकट कभी अब आज तक नहीं आया दोस्त।
अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका, जिसने बंगाल भाषा में थी और रातों रात इसको अंग्रेजी में परिवर्तन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रा इस वक्त दी गई एक भेंट है, बहुत बड़ा तोहफा है? यह वचन मार्टिन लूथर की है। मार्टिन लूथर ने कहे थे कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है। अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है। दोस्तों, सोपानी कृषि वैसे कृषि कहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों को एक सीढ़ी की तरह ढाल बनाकर किया जाता है, इसलिए इसको सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है। सोपानी कृषि का मुख्य उद्देश्य है मृदा अपरदन को रोकना, यानी कि मिट्टी कटाव को रोकना। इसके अलावे बारिश के पानी के वहन को रोकना। इसके अलावे आपको है कि बारिश के पानी को बहाव को रोकना भी है। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल रहते हैं? प्राणियों के शरीर में 60% जल पाया जाता है। अब पूरे जल का 85% मस्तिष्क में, 79% रक्त में तथा 80% फेफड़े में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इस कानून के तहत वनों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। अगला क्वेश्चन, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये सही जवाब है 400 करोड़ हेक्टेयर। 400 करोड़ हेक्टेयर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मैग्नीज का उपयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है, जिससे स्टील कठोर बन जाता है और इसको मिश्र धातु के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रसायन, विद्युत उद्योग, रासायनिक उर्वरक, कोनिका प्रिंटिंग और पेंट के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? तो कोयला का सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट को माना जाता है, जिसमें 80 से 95% कार्बन पाए जाते हैं। यह धीरे धीरे जलता है और इसमें धुआं कम निकलता है और जो गर्मी हीट बहुत ज़्यादा पैदा करता है। इसका रंग एकदम ब्लैक होते हैं, काला होता है और इसको हाथ में लेने पर उसका रंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो दोस्तों, उपभोक्ता उपयोग चीनी उद्योग है, इसको हम लोग उपयोग करते हैं। उपभोक्ता उद्योग का मतलब हो गया, उपभोक्ता उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, जैसे पंखे, सिलाई मशीन, कागज, टूथपेस्ट, चीनी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है ना 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का गठन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था नौवहन और नौचालन करना, है ना। अगला क्वेश्चन, पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? तो दोस्तों, पाइराइट धात्विक
खनिज है। पायराइड का सूत्र या फिर S2 होता है, जिसको माछिक भी कहा जाता है, या लौह और गंध का यौगिक है, इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इसमें लौह का मात्रा 40.5% रहती है। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? नगरीय आबादी का मतलब होता है शहरी आबादी कितना है, तो इसका 10.5% है। अगर ग्रामीण की बात करते हैं तो 100 में से 10.5 को घटा दीजिए तो 89.5 आएंगे। तो इन 89.5 जो है एक ग्रामीण क्षेत्र है। पूरी बिहार की बात हो रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? तो इसका सही जवाब है जेड गुडी। जेड गुडी एक औरत थी जिसको लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थी। बाकी सब किंग मार्टिन लूथर रंग भेद की विरोधी थे। महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक टीवी स्मिथ भी थे और जॉन कॉर्लिक्स भी थे। रंग भेद के मतलब होता है रंग में भेद करें, जैसे काले गोरे। तो काले गोरे तो आप तो अच्छी तरह से पढ़े थे कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ काले गोरे का बहुत भेद था। वहीं से इनके माइंड में आया था कि भाई काला गोरा भी होता है, तो ये भी इनका विरोध थे। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होना, है ना। जब एक वर्ग के विचारों को दूसरे धर्म श्रेष्ठ माना जाता है, कोई एक धार्मिक समूह अपने मांगों को दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में लाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। इनमें से कौन सा देश है जो संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार चलती है अमेरिका में दोस्तों। अब संघ सरकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समूह, अर्थात संघ सरकार छोटे छोटे राज्य या प्रदेश मिलकर एक संघ का निर्माण करता है। संघ सरकार में जो भी राज्य होते हैं उनके पास अपने कुछ स्वतंत्र अधिकार होते हैं, पर कुछ देशों में केंद्र सरकार की अधिकार रखते हैं। जैसे भारत के जो होता है वो केंद्र सरकार में पूरा अधिकार रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश की दशक से प्रारंभ हुआ था। इसका सही जवाब है 1970 के दशक में। लोकतंत्र में 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, जो संविधान में वर्णित है, संविधान में उल्लेख है। परंतु मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पेड़ पौधे से, पेड़ बचाने से संबंधित चिपको आंदोलन। ये क्वेश्चन बहुत सारे साल में रिपीट करता रहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ पौधों से है। तो चिपको आंदोलन के मतलब क्या होता है? चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने अंगूर के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। यह आंदोलन वर्तमान में चमोली जिले जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1975 में प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन का संबंध पेड़ पौधों के बचाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? प्रांत का मतलब होता है मित्र राज्य। प्रांत का मतलब होता है राज्य। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। इसका यहाँ पर दीजिए विवरण। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में वहाँ की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान महिला अपने आसपास शराब एवं मदिरा, जिसको हम लोग ताड़ी कहते हैं, इसको बिक्री पर रोक लगाना चाहती थी और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था वो आंध्र प्रदेश से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में किया जाता है, जिसको इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजनीतिक दलों का नींव जो है सर्वप्रथम 1 मई 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होता है? यानी कि वह कौन सा दलीय व्यवस्था है जहां पर गठबंधन कर सरकार बनाती है? तो दोस्त वह है बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था वैसे व्यवस्था कहते हैं जिस देश में 2 से अधिक दल रहते हैं, जैसे कि भारत में राजनीतिक दल बहुत सारा है, इसीलिए भारत में गठबंधन की सरकार बनती रहती है। आपको देखने को मिलता है वैसे बिहार में जो है गठबंधन की सरकार है। केंद्र में बीजेपी गठबंधन में नहीं है, लेकिन केंद्र के अलावे जितने भी सत्ता में आना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस एक जो गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है, जिसमें बहुत सारे पार्टी मिलकर अपना चुनाव लड़ना चाहती है, और चुनाव में जब उसको बहुमत आ जाएंगे तो अपना सरकार बना देगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल जो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय दल में नेशनल पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये आपका राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, जिसको आप हाथी छाप देखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भी एक राष्ट्रीय दल है, जिसको कमल छाप देखते होंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा छाप रहता है। तो ये तीनों राष्ट्रीय दल है। कौन कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं? लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिलाऊ अर्थव्यवस्था है? तो वो है हमारे देश भारत में। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये भारत इसका सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो लाजमी है, बिहार है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य है। तो इसका सही जवाब होगा पिछड़ा राज्य बिहार। अगला क्वेश्चन, शेयर बाजार का नियामक संस्था। अब हम वो शेयर बाजार से किससे संबंधित है ये जानेंगे। तो शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज संबंधित है, तो स्टॉक एक्सचेंज इसका सही जवाब है। अब हम लोग सिडबी के बारे में, सीबी के बारे में और आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। सिडबी क्या है? सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। सिडबी का मेन उद्देश्य छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करना, जिसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सीबी क्या है? तो सीबी भारतीय बाजार की पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। भारतीय बाजार की पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1920 ईस्वी में किया गया था। 12 अप्रैल 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन है व्यवसायी बैंक, और कोई भी नहीं। ना तो व्यापारी आएगा, ना तो रिश्तेदार आएगा, ना तो महाजन आएगा। ये तीनों से कोई फायदा नहीं। व्यवसायी बैंक से बहुत सारा फायदा है। तो वित्त का संसाधन व्यवसायी बैंक इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जो परीक्षा दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? वित्तीय राजधानी जिसको हम लोग कॉमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, तो मुंबई है ना। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है। अब बीमारू राज्य के बारे में जानते हैं कि बीमारू राज्य वैसे राज्य को कहते हैं जो आर्थिक विकास, स्वस्थ देखभाल, शिक्षा और अन्य मामले में पिछड़ा हो। यानी कि वे राज्य जो आपको हेल्थ के एरिया में, एजुकेशन के एरिया से, या आपका कोई भी आर्थिक विकास से पिछड़ा हो, उसको बीमारू राज्य कहते हैं। तो बीमारू राज्य में कहते हैं। इसमें आंसर क्या है? इसमें क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो दोस्तों कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये बीमारू राज्य है। अब बड़े बड़े राज्य जो बीमारू राज्य में आते हैं, बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सभी बीमारू राज्य कहलाते हैं। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन बढ़िया है। वैश्वीकरण है क्या, ये समझ लेते हैं। तो भिन्न भिन्न देश के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। तो इसका जो सही जवाब है 5 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। प्रकार नहीं पूछ रहा, प्रकार का वैश्वीकरण वैश्वीकरण कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता मतलब जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, जैसे कि चीनी उपयोग में लाए तो उसको संरक्षण के जो नियम बनाया गया था 1986 में। अब जो भी आप मार्केट से खरीदते हो, आप तो समझ रहे हो क्या क्या खरीद पाते हैं जो, तो वो सभी को जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाया गया है, जिसका स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। तो ये परीक्षा दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन में भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्णभूषण, स्वर्ण मतलब वो भूषण मतलब जेवर, जो हम लोग पहनने में काम करते हैं। तो भूषण, भूषण मतलब होता है जेवर वगैरह। तो स्वर्णभूषण मतलब होता है सोना से बनाया गया आभूषण। तो सोना से बनाया गया आभूषण में हॉल मार्क का चिन्ह होनी चाहिए। तो जो परिशुद्धि का शुद्धता की गारंटी देती है कि आपकी की जो है सोना जो है कितना शुद्ध है। तो स्वर्ण भूषण के का संबंधित जो है हॉल मार्क है। अब हम आइए ISI मार्क आप जैसे आप रट लाते हो घर बनाने के लिए, तो उसमें ISI मार्क रहता है। तो ISI मार्क क्या? 1950 के दशक से भारत में औद्योगिक उत्पादकों के लिए प्रयोग किया गया था। उद्योग में क्या क्या उत्पाद करते हैं? से लोहा का बनाया गया चीज़ या एल्युमिनियम का बनाया हुआ चीज़ जो भी बनाते हैं उसमें किया जाता है। हॉल मार्क जो है इसका सही आंसर भी है। तो स्वर्ण भूषणों का प्रस्तुता की जांच करता है। एक मार्क जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादकों पदार्थ पर लगाया जाता है। एक मार्क आपको कृषि या खाद्य उत्पादकों पदार्थों पर लगाया जाता है, जिसका स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ था, लेकिन संशोधन करके 1986 में इसको लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है कि नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण को लिखे। तो नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण यहाँ पर है कि वर्षा अधिक मात्रा में होना। नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता, वर्षा अधिक मात्रा में हो जाना। तो ऑटोमेटिक है कि नदी में पानी बढ़ जाएगी। पानी नदी में बढ़ने का मतलब है कि बाढ़ आ जाएगी। तो नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने आते हैं,
और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में हमारा भवन के आकार जो होना चाहिए वो होना चाहिए आयताकार। आयताकार भवन रहेंगे तो जहाँ भूकंप आने की संभावना होती है उस क्षेत्र में तो नुकसान कम पहुँचेगा। अगर हम